जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि इल्मी सिटी हमेशा की तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, मोटिवेशनल और आईटी रिलेटेड सेशन लाता है। तो आज भी हम आपके लिए एक ऐसा ही सेशन लाए हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि कोई ऐसी शख्सियत को मदऊ किया जाए जिनके तजर्बात और ज़िंदगी से आपको खातिर ख़्वाह फ़ायदा हासिल हो सके। तो इसी के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फ़ारूक सोहेल गोविंदी साहब। सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपनी मसरूफ़ियात ज़िंदगी में से हमारे लिए टाइम निकाला। मैं आपको शुक्रगुज़ार हूँ। वेलकम बहुत करता हूँ। मेहरबानी है इसमें। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर। अच्छा सर, जैसा कि हमारा टॉपिक है ज़ीस्त पे है, तो हमें ये बताएँ कि आप 18 से 20 साल का एक एक्टिविस्ट लड़का एक एक्टिविस्ट बनता है, तशद्दुद सहता है, उसकी इंस्पिरेशन क्या होती है? क्योंकि कई बार आपकी बुक्स में लिखा है कि आप मौत के मुँह से बचे हैं, किसी मौजे से कम नहीं, वजह क्या थी? शुक्रिया असमत, बहुत मेहरबानी बेटा आपकी। मुझे पहले तो थैंक यू आपको सर। शाबाश देनी है कि जब आपने मेरे से रब्ता किया और उसके बाद मैंने आपको चेक किया, आप मुझे बहुत पढ़ शुक्रिया। चुके थे कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हमारे बिल्कुल मुल्क में ऐसे। बड़े बड़े एंकर बगैर पढ़े लोगों की बात करते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं। मैं एक्टिविस्ट 18 से भी कम उम्र में बना था। 18 में तो मैं जहांगीर बना था जब मेरा पासपोर्ट बन गया था। तो एक्टिविस्ट ओह! बहुत 12-13 साल में मैं ठीक ठाक एक्टिविस्ट था। मेरा एक्टिविज्म अवाम की भलाई के लिए था। तबकाती बुनियादों पर मैं पाकिस्तान के मजदूरों, मेहनत कशों की जिंदगी को एक खुशहाल जिंदगी में बदलने की ख्वाब का रखने वाला शख्स था। और इसलिए मैं एक एक्टिविस्ट बना, एक नजरिए की जी। बुनियाद में। 12 साल से भी इनफैक्ट कम में बना था, लेकिन आप इसको 10-12 साल कह सकते हैं। जब मैं 16-15 साल का था तो मैं कॉलेज में जाके एक्टिविस्ट बड़ा, अपने गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में बहुत एक्टिव हुआ था। तो जी। मेरे पीछे, मेरे अंदर, मेरे दिल में जो मुश्क थी, वो कहते हैं ना बूटी लाई वो अवाम के हकूक की थी, तबकाती। ठीक है। पाकिस्तान के मेहनत कशों को जिंदगी को बदलने का ख्वाब। और दुनिया में कोई मुल्क सियासी तहरीकों के बगैर नहीं बदल सकता। आप लाख मोटिवेशन स्पीकर्स बना दें, इस मुल्क में 1 करोड़ मोटिवेशन स्पीकर हों, तो 22 करोड़ की जिंदगी नहीं बदल सकती। जैसे इस मुल्क में 5 करोड़ अब्दुस्तार ईदी भी हूं, मैं अब्दुस्तार ईदी का बड़ा मदाह हूं, लेकिन जो फर्स्ट एड, ये जो होती है अपना खैरात और ये वेलफेयर के काम, ये फर्स्ट एड होता है, ये सोसाइटी बदलता नहीं है। तो सियासी तहरीकें बदलती हैं जब हम अमेरिका को तरक्की याफ्ता देखते हैं, जब हम चीन को तरक्की याफ्ता देखते हैं, जब हम तुर्की को तरक्की याफ्ता देखते हैं, मलेशिया को, किसी भी मुल्क को। तो वो एक सियासी अमल से, एक सियासी नजरिए और फिक्र से। तो एक्टिविस्ट तो चूंकि पोलिटिकल एक्टिविस्ट होता है, तो मैं एक जी। प्रोग्रेसिव थॉट रखने वाली तहरीक के साथ जुड़ गया था। मेरी ताकत मेरा नजरिया था और है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर, आप अपनी ज़िंदगी में आप अपने से दो गुना बड़े लोगों से मिलते थे, और माँ जी का भी शिकवा यही रहता था कि फ़ारूक को जो है ना, कोई हम-उम्र मिलने के लिए नहीं आया। वो कहती थीं कि ये ख्वाब रहा, क्या ये ख्वाब कभी पूरा भी हुआ? हाँ हाँ, मैं असल में ना, मैं 2 लोगों को बचपन से मिलता था। जब मैं 8-9 साल का था तो एक बच्चे को खिला रहा था अपनी गोद में। जी। मुझे बचपन से बड़ा प्यार है, तो वो बच्चा जब मैं अब देखता हूँ तो मेरे से बड़ा लगता है। वो किसी बहुत बड़े बैंक का हेड है पाकिस्तान में, अब तो शायद रिटायर भी होने वाला होगा। दूसरा, मैं बहुत अच्छे। अपनी जिंदगी से बड़े लोगों को और तजर्बाकार लोगों को मिलता था और बैठता हूँ। क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं अपने फील्ड में, वो हमेशा छोटे लोगों को मिलते हैं, अपने से छोटे के बड़े लगे। मैंने अपने इर्द गिर्द उनको, मैं उनके इर्द गिर्द जा बैठा जो मुझसे बहुत बड़े थे, उम्र के अलावा भी बड़े थे, फिक्र में, अमल में, अपने किरदार में, अपने नजरियात में। तो उसने मेरी शख्सियत साजी में बड़ा किरदार अदा किया। हाँ, इसमें एक गैप आया कि मैं जो अपनी हम उम्र लोग थे, वो असल में होता क्या था, मैं पहले नहीं था कहता, वो मेरे से असल में जी। पीछे थे। तो वो जब पीछे थे, मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी गया तो मैं कुछ 4 दफा हिंदुस्तान जा चुका था, 1 दफा तुर्की जा चुका था, ईरान जा चुका था, बल्गारिया जा चुका था। वो अभी तक शायद कोई नहीं गए उस तरह, बहुत खूब। 2-4 गए होंगे। तो
इसी तरह मैं जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो वो अमली जिंदगी में पीछे थे, चूंकि हमारी सोसाइटी में लोग अमली जिंदगी का आगाज एमए के बाद करते हैं, अब तो एमफिल के बाद इंतजार करते हैं। तो मेरी वालदा ने, जिस दिन मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया तो वो मैंने उसका अपना जिक्र किया किताब में, जाहिद अजीज साहब मेरे दोस्त हैं, प्रिंसिपल हैं आजकल एक कॉलेज के, बड़े लाइक दोस्त जी थे जी। मेरी क्लास में। तो जब वो मुझे मिलने आए तो कहती मुबारक हो, आज तुम्हारा कोई हम उम्र मिलने आया है। तो वो चूंकि लायक थे तो इसलिए दोस्ती हो गई, इल्मी तौर पर वो लायक थे। तो मैंने, वो एक गैप था लेकिन मुझे उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो सारे मेरे दोस्त रहे। अब वो मेरे से दोस्त बनना ज्यादा ख्वाहिश करते हैं। बहुत अच्छा। सर आप हमेशा आपने अपनी उम्र के जैसे मैंने पहले कहा दुगने दुगने काम किए हैं। तो बड़े लोगों से मिलते थे, हुक्मरानों से, अदीबों से दोस्ती करने का फन आप में फन और शौक कैसे पैदा हुआ? देखिए, ये टिकटॉकर नहीं हूं मैं, यूट्यूबर मैं नहीं हूं उस सेंस में जैसे आजकल है। पहले भी जी जी। दुनिया में लोग पीछे खड़े होकर तस्वीर बनाते थे। आप जब अमल करते हैं और जी इल्म रखते हैं, इल्म बहुत बड़ी ताकत है। मेरा कोई बड़ा खानदान नहीं था कि मैं किसी वजीर आजम का बेटा था, या मैं किसी बहुत बड़े मैं कोई क्रिकेट स्टार था, या मैं कोई टीवी एक्टर था। मैं इल्मी बुनियाद पर आगे आया। मैंने ये देखा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे तालीम तो दे दी, इल्म मैंने खुद लेना था। तो मैं किताबें पढ़ता था। मैंने कहा मेरे पास ना तबका है, ना ताकत है किसी बदमाशी की, या जैसे सोसाइटी में होता है, ना कोई बड़ा खानदान जैसे बड़े बड़े खानदान होते हैं कि आप अमीर आदमी हैं तो आप बाजारों में आएंगे। आप दानश्वर भी मैंने देखा ऐसे बने हैं लीडरी के अलावा। तो मैंने पढ़ने को, मुताले को अपनी ताकत बनाया। उससे क्या होता था कि मेरे से उम्र में बड़े लोग मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने जिक्र किया जी। प्रोफेसर वारिस मीर, जो हामिद मीर के वालिद हैं। हामिद मीर ठीक है मेरे दोस्त हैं, असल में मेरे दोस्त इनके वालिद थे। तो वो अपने बेटों को कहा करते थे कि फरूक को मिलो। तो ये मेरे से कुछ साल छोटे हैं, ज्यादा नहीं कि 5-4 साल 6 साल छोटे होंगे। तो वारिस मीर बहुत लायक आदमी थे इस मुल्क के, इतने लायक आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 49 में उनकी डेथ हो गई। तो जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो मेरी जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो 36 डिपार्टमेंट में रखल होते थे। सबसे परफेक्ट प्रोफेसर वहां थे। हामिद हसन कजलबाज थे, हसन रिजवी थे, जो आपके केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने, सज्जाद नसीर थे, जी। और बहुत लायक प्रोफेसर थे, रशीद अहमद खान थे। ये बड़े लायक लायक प्रोफेसर थे। मनीरुद्दीन चुगताई थे जो वाइस चांसलर थे। तो मुझे वारिस में बहुत अच्छे। स्पेशली मिलने आते थे कि पॉलिटिक्स पे, दुनिया की तहजीबों पे, तुर्की पे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ 85 की, तुर्की पे चूंकि मेरा सब्जेक्ट था। तो जब आपके पास इल्मी ताकत हो, मुतालिया हो, आप आप बोलने का भी फन जानते हो। बोलने का फन तब आता है जब आप जानने का पूरा राज रखते हो। तो ये जानना चाहते थे, इस तरह मैं भी जानना चाहता था। तो बड़े लोगों से दोस्ती का सबब मेरी इल्मी ताकत थी, जिसको मैं हर वक्त पूरा करता रहता हूँ। ये मुकम्मल नहीं होता। बहुत अच्छे। सर आपने अपनी एक किताब में एक खातून को डॉक्टर ऑफ द सरगोदा कहा है। उसका उसका क्या कहानी है, उनकी क्या माजरा है उनका? हाँ, ये मरीना व्हीलर। सफर की कहानी हाँ, है। मरीना व्हीलर हैं वो, जो मौजूदा वजीर आजम बोरिस जॉनसन है। वो उनकी बीवी, अब तो डाइवोर्स हो गई, लेकिन वो खुद बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं। मलका बरतानिया की जो ज्यूरी क्या होती, पेवरी उसको बोलते हैं, उसकी मेंबर हैं। तो वो एक हमारे मुश्तरका दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि आप सरगोदा से हैं, तो वो अपनी वालदा की रूट्स ढूंढने आई हैं। दीप, उनकी भी डेथ हो गई है, दीप कौर की। अभी मार्च में किताब अभी आई है उनकी, छप के कोई कुछ दिन पहले ही आई है। तो मैं फिर उनको सरगोदा ले गया, चूंकि मैं खुद सरगोदा का था। तो उनको उनकी रूट्स दिखलाने, सिल्लावाली में उनकी जमीन थी, सरगोदा में उनका घर था। वहां पर बहुत बड़े घर के अंदर अब कई पूरे घर बने हुए हैं, बैंक बने हुए हैं। उनकी वालदा का स्कूल था, वो मैंने गेस्ट से ढूंढ दिया। उनके वालिद ने मैटरनिटी सेंटर, यानी कि उनके हाँ, उनके वालदा के वालिद ने मैटरनिटी सेंटर बनाया था, वो उधर ले गया। तो वो सरगोदा की डॉक्टर इसलिए कहा था कि मैं एक कनेक्टिविटी चाहता था कि एक सरगोदा उस तरह पॉपुलर शहर नहीं है इल्मी तौर पर। वहां पर जैसे लाहौर, चूंकि बड़े शहरों में बड़े लोग आके बसते हैं, जैसे मैं आप बसा हूं, तो और बड़े लोग आके जी। बसते हैं। जैसे फैज साहब आप बसे, जालब यहाँ आए, हर कोई बड़े शहर में आता है। यही होता है पूरी दुनिया में। तो मैंने उनको कहा कि यू आर द डॉटर ऑफ सरगोदा, आप डॉक्टर ऑफ सरगोदा हैं। क्योंकि आप मुझे बहुत डॉक्टर अच्छे। ऑफ सरगोदा, उन्होंने मेरा व्हाट्सअप पढ़ा तो बड़ी खुश हुई कि आपने मुझे बड़ा ऑनर दिया। तो हैं, क्यों नहीं है। तो हम पाकिस्तान के लोग बड़े दिल के लोग हैं, पंजाब के लोग बड़े दिल के लोग हैं। हम किसी को अपनी बहुत बेटी अच्छे। बना ले तो बहुत उनके अच्छे। साथ खास मोहब्बत होती है।
बहुत अच्छे। सर, तुर्की के वज़ीर आज़म मरहूम जो थे, बुलंद एजवेद साहब, उनसे दोस्ती का राज़ क्या था? कैसे दोस्ती हुई आपकी? हाँ, बुलंद अहमद साहब मेरे दोस्त बने थे जब मैं अभी यूनिवर्सिटी में नहीं था गया, और उनसे दोस्ती हुई थी जब मैं स्कूल पढ़ता था। तो 1974 में मैं 9वीं जमात में था। तो साइप्रस जी, ऑपरेशन हुआ था इस्लामी तारीख में। 16वीं सदी के बाद मुसलमानों ने कोई अपना खिता फतह किया, तो वो साइप्रस है, किब्रस जिसको बोलते हैं। वो प्राइम जी, मिनिस्टर थे, उनका नाम भी अखबारों में बुलंद जूत लिखा जाता था, पता नहीं अजीबो गरीब, चूंकि स्पेलिंग नहीं करने आते थे। अब तो फिर डेवलपमेंट हो गई है कम्युनिकेशन की, तो मैं उनका मदाह हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 79 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हुई, तो तुर्की दुनिया में सबसे ज्यादा कंसर्न था कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी ना हो। तो वो अपील भेजते थे, हर रोज अखबार में आता था कि तुर्की के वजीर आजम ने कहा है कि मैं उनको अपने मुल्क ले जाना चाहता हूँ, आप उनको फांसी ना दें, वो 10 साल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। तो उन्होंने बार बार जियाउल हक से अपील की। तो मेरे दिल में अब दो चीजें थी, चूंकि 70 में जब ढाका का सकूत हुआ था तो मैं बड़ा उदास था। तो वो जो जी। उदासी और एक शिकस्त का दुख था, वो 74 में कि चलो पाकिस्तान ने नहीं तो किसी तरफ कोई हमारे अकीदे वालों ने कोई कामयाबी की, तो बुलंद अहमद झुकाव ने तो क्या? जी, बिल्कुल। हाँ। तो वो मैं उनका मदाह हुआ। फिर 79 के बाद फांसी के बाद मेरा एक ख्वाहिश थी कि उनको मिलूं। मैं जब पहली दफा तुर्की गया, वो मेरी आने वाली किताब में, तो मैंने उनको मिलना चाहा। और वो कैसे जी, मिला, वो उस किताब में जिक्र है। उनकी बीवी को मिला और उन्होंने मुझे बड़ी आवभगत की, और फिर बस दोस्ती होती गई। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप पहले बंदे हैं जो जुल्फिकार अली भुट्टो की अपील का शुक्रिया अदा करने आए हैं पाकिस्तान से। उनकी भुट्टो की फैमिली से कोई नहीं था गया, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ओहो! ओहो! ये तो बड़े अफ़सोस की बात है सर। बस ये हकायक हैं, हकायक बड़े तल्ख होते हैं। आपकी आवाज कट गई है, अब आपकी आवाज खत्म हो गई है। सर, मैंने कहा आपकी ऐसी उनके साथ दोस्ती थी कि सरकार का मेहमान बनने की बजाय उन्होंने आपका मेहमान बनने को आपको शर्फ़ बख्शा। इसकी क्या वजह थी? जब वो पाकिस्तान हुआ दौरे पे आए थे? हुआ ये था कि जब मैंने उनको इनवाइट किया तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आपको पाकिस्तान आ जाना चाहिए। ये बात है कोई अगस्त सितंबर का महीना था 1993। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपने जी, मुझे फैक्स नंबर दिए, अपना टेलीफोन नंबर मजीद दे दिए कि आप मेरे साथ कम्युनिकेट करें। तो जब मैंने इनको इनवाइट कर लिया, तो मैं पीपल्स पार्टी में था उन दिनों। तो मैंने देखा कि 3 दफा ये वजीर आजम रहे हैं, और तुर्की के बड़े मकबूल लीडर हैं वो। तो जी, मैं बिल्कुल। क्या हूँ, तो मैं आपको मोहतरमा बेनी भुट्टो की तरफ से दावत दिलवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका मेहमान हूँगा। जब वो मेरे बहुत अच्छे। मेहमान हो गए, और उन्होंने कहा, एक दिन फोन आया कि मुझे पाकिस्तानी सफीर आके मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के सदर आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने गुलाम इसहाक, तो उन्होंने कहा मैं अपने मेजबान से पूछता हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा जी बिल्कुल, मैंने इतना स्केड्यूल में स्पेस रखी है। फिर तीसरे दिन फिर फोन आया, दूसरे दिन फोन आया कि जो इनामुल हक साहब थे, मेरा ख्याल, क्या वो हमारे सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं, उन दिनों वो सफीर थे तुर्की में, उनका वो फिर आए हैं। तो उन्होंने कहा हमारे वजीर आजम साहब भी मिलना चाहते हैं, नवाज शरीफ। तो उन्होंने कहा मैं अपने मेजबान से, फरूख गोइंदी से पूछता हूँ। उन्होंने मुझे फिर फोन किया, मैं कहा जी बिल्कुल मिलेंगे। फिर वो जब पाकिस्तान आए तो मैंने देखा, प्रोटोकॉल वालों ने मुझसे रब्ता किया, इंटेलिजेंस वालों ने, कि वो बहुत हैं। और फॉरेन ऑफिस के एक अफसर ने बदतमीजी की मेरे साथ कि जो बड़े लायक हैं। मैं कहा आपको 22 साल नहीं पता चला लायक हैं आप? फारग रहे हैं, अब मैं मैनेज कर रहा हूँ, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या प्रोटोकॉल होता है। तो मैंने उसको, वो जरा ब्यूरोक्रेटिक तरीके से डील कर रहे थे, डायरेक्टर थे, ईरान टर्की डेस्क के इंचार्ज थे। तो मैंने कहा डोंट डील मी लाइक ए सबॉर्डिनेट, मैं एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक आदमी हूँ। मेरे स्कूल ऑफ थॉट के एजवत साहब हैं। लेकिन कराची जब मैं पहुंचा उनको लेने के लिए, हनीफ रामे साहब को लेके गया, मैंने एक पूरी रिसेप्शन कमेटी बनाई। और जी, कराची में हनीफ रामे साहब थे, मेरे दो दोस्त और थे, उनको ले गया। और वो लाहौर, और साथ बेगम भुट्टो को, हाँ बेगम भुट्टो को उधर से लिया। लाहौर में जो रिसेप्शन कमेटी थी उसमें खुर्शीद कसूरी थे, उसमें जहांगीर बदर थे, उसमें इरशाद अहमद हक्कानी थे। ऐसे आप अगर अखबार निकाल के देखें तो बहुत बड़ा इस्तकबाल था। तो प्रोटोकॉल
लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अगर मैंने प्रोटोकॉल ले लिया तो मैं ट्रैप हो जाऊंगा, मैं आप ही का मेहमान हूं। अच्छा, प्रोटोकॉल जी की बिल्कुल। गाड़ियां, प्रोटोकॉल के होटल के कमरे वेकेंट पड़े हुए थे, इंटेलिजेंस वाले हमारे पीछे होते थे, सिक्योरिटी में कहा आप कर लें, बट मेरे में मेहमान ने इजाजत नहीं दी कि वो आपके स्टेट गेस्ट बने। उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है। ये नहीं कहा कि मैं नहीं करता, लेकिन जी प्रोटोकॉल को एंजॉय नहीं किया, उनकी गाड़ियों को, उनके डिसिप्लिन को। हम गुलाम इसाक खान साहब को भी मिले, हम वजीर आजम नवाज शरीफ थे उनको भी मिले, लेकिन अपनी गाड़ियों में, अपने सिस्टम में जो मैंने अरेंज किया था। तो 10 दिन का टूर जब हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रोटोकॉल लेता तो ये जो 10 दिन मेरी जिंदगी के इतने बड़े गुजरे हैं कि आज पूरे मुल्क में इसकी खबर है, हर अखबार में इसकी खबर है, तुर्की के सारे टीवी चैनल्स इसको दिखा रहे हैं कि अजवद साहब को पाकिस्तान में इतनी रिसेप्शन मिल रही है, तो वो ना होती। उन्हीं दिनों मुझे याद है शायद बुतरुस गाली आए थे 2 दिन के लिए, तो उनकी खबर छोटी सी लगी थी यूनाइटेड नेशन के। और हर रोज अगर आप अखबार देखें तो हर आदमी फख्र करता था कि मैं बुलंद अजवद को मिला। क्यों? क्योंकि मैं मिलवाता था, मैंने पोजेसिव नहीं हूं, मैं उनको सड़क पे भी ले गया, चेरिंग क्रॉस पे उनकी तकरीर बहुत भी अच्छा। कराई, और अलीट के डिनर भी रखवाए, आम सियासी लोगों के डिनर रखवाए, हाई कोर्ट बार में खिताब फरमाया, लाहौर में प्रेस क्लब नहीं था, होता ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन उनके सदर होते जी थे, उनके साथ एक सेशन रखवाया। तो मैंने उनको पब्लिक में आम किया। तो उससे क्या हुआ कि हर अखबार में जो लिख रहा है कोई ना कोई उनको कालम नगार मिला होता था। तो उन्होंने प्रोटोकॉल एक्सेप्ट इसलिए नहीं था किया कि फिर फरूख गोइंदी का मैं मेहमान ना हुआ तो मैं सरकार के जो डिसिप्लिन होता है, स्टेटस, उसके फंस जी के बिल्कुल। रह जाऊंगा और मैं बात नहीं कर पाऊंगा। जी बिल्कुल। अच्छा सर, उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब आप तुर्की सरकार के मेहमान हुआ करते थे, बुलंद अजमल साहब जब आपको बुलाते थे भुट्टो साहब के जो बेटों के जो इख्तितामिया हालात व वाक़ियात के बारे में, तो उस वक़्त उनकी क्या कैफ़ियत हुआ करती थी? क्योंकि मुझे देखिए, याद आ गया। वो वो मुझे ना, उन्होंने मुझे जब दोबारा वो नायब वजीर आजम हुए, फिर वजीर आजम हुए, उन्होंने मुझे वीजा दिलवाते थे स्टेट गेस्ट का, कि एकदम वीजा मिल जी, जाता था। मैं अमेरिका में था, मुझे याद है, मैंने कहा मैं आना चाहता हूँ, तो अमेरिका में तुर्की के सफीर ने कहा आप पासपोर्ट भेज दें। लेकिन मैं भी बुलंद अजमती की तरह, आम आदमी की तरह एयरपोर्ट पे जाता था, तो एयरपोर्ट के जो उनका इमिग्रेशन था कि आप दौलत मुसाफिर हैं, यानी कि रियासत के मेहमान हैं, इतने सादा हैं। तो मैं, मेरा मेजबान भी सादा है जो वजीर आजम है। तो मुर्तजा भुट्टो की वाकया यह है कि एक दिन वो उन्होंने मुझे दावत दी कि आज पार्लियामेंट में मेरे साथ आप डिनर लंच करेंगे। तो मैंने समझा बड़ा जी, शानदार लंच होगा। वो, मैं उनके चैम्बर में गया, जैसे वजीर आजम का चैम्बर होता है, तो वो चैम्बर से निकले और मेरे साथ जी, चलते हुए कैफेटेरिया में ले गए, आम सी कैफेटेरिया जैसे तुर्की में कोई कैफेटेरिया हो। और वहां पे बड़े मैंने और बाकी स्टाफ के लोग ज्यादा थे। तो वहां पर नजमुद्दीन अरबकान भी थे, जो अर्दवान के उस्ताद हैं। ये उन्हीं की पार्टी है, जो अब पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है। ये अर्दवान उस पार्टी के उन दिनों मेयर थे इस्तांबुल में, जब मैं बात कर रहा हूँ। और नजमुद्दीन जी, अरबकान उसके चेयरमैन थे या सदर थे, प्रेसिडेंट थे। वो भी मिले, उनका जी, ये फरुख बे है मेरे दोस्त। तो उन्होंने बड़ी इश्तियाक हुआ कि जो बुलंद अहजूद के दोस्त हैं वो उनके साथ नायब वजीर आजम भी रहे हैं 74 में। तो वो मुझे जब खाने पे ले गए तो खाना भी बड़ा सादा था। उसमें उबली हुई जी पालक थी बिल्कुल। और टुकड़ी रोटी के टुकड़े थे, जो डबल रोटी की तरह या फ्रेंच ब्रेड की तरह होती है, इकमिक, वो काट काट के टोकरी में आती है। और एक सूप, सूप क्या होता है, जो दाल मसूर होता है। तो ये था, जी मैं बिल्कुल। समझा कि बड़ा लंच होगा वजीर आजम साहब, लेकिन वही लंच सादा सा, बिल्कुल आम सा, जो हमारा यहाँ वर्कर भी ना शायद ले। खैर, मैंने, मेरा लंच तो इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट तो मीटिंग होती है। तो खैर उन्होंने जी जब बिल्कुल। गुफ्तगू शुरू की तो मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के बारे में पूछा। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे कत्ल हुआ, ऐसे ऐसे ये हुआ, ऐसे ऐसे पुलिस ने मार दिया। तो एकदम सोच के कहते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। तो ये उनका लफ्ज है जो मैंने इस पर लिखा भी है। जी बिल्कुल, मैंने पढ़ा है। बहुत अच्छा। सर, जब लिगारी हाउस में बेनज़ीर भुट्टो साहबा खिताब कर चुकी थीं, तो उधर ही 2 जो नौजवान थे जिन्होंने कान में सरगोशी की थी और उसके बाद खुद को जो है ना वो आतिशज़दा किया था, तो क्या बेनज़ीर भुट्टो साहब ने उन्हें रोका नहीं था? अब मुझे ये तो नहीं पता रोका था कि नहीं,
लेकिन ये जी। वाकया है महज सितंबर 1978 का। बेनज़ीर से पहली जुल्फ़िकार अली मुलाकात भुट्टो, की। हाँ, जी, जुल्फ़िकार अली बिल्कुल। भुट्टो जेल में थे। फारूक लगारी साहब का घर होता था लाहौर में, ये जहाँ बहुत बड़े खूबसूरत से अपार्टमेंट बने हैं शाहजमाल के सामने, ब्रिज के सामने, एफसी कॉलेज के सामने, ये घर जी, था। बिल्कुल। तो वहाँ पे हम 6-7 स्टूडेंट थे, मैं 17 साल का था। तो हम वफद मिला तो उन्होंने खैर मुलाकात की कि हम तालिब इल्म हैं, हम भुट्टो साहब को रिहा करवाएंगे। उसके बाद मुझे याद है कि एक कुर्सी रखी गई, कुर्सी के ऊपर चढ़ के मोहतरमा बेजनी भुट्टो ने खिताब किया और बाहर कुछ सैकड़ों पुलिस वाले थे, अंदर 20-30-40 लोग होंगे, ज्यादा नहीं थे, क्योंकि ऐसा आसान काम नहीं था ऐसा मीटिंग में जाना। तो मुझे याद है कि वहां 2 लोगों ने कोई कानाफूसी की मोहतरमा के कान में। तो बाद में जी, बिल्कुल। वही लोग 2 थे जो 6 लोगों ने आग लगाई। अब्दुल रशीद आजिज थे और दूसरे में याकूब परवेज मसीह थे। तो वो लोग थे जिन्होंने आग लगानी थी। फिर 18 अक्टूबर को शायद उन्होंने अपने आप को नजर आतिश किया, और वो वाकया मैं अगली एक और किताब में तफसील लिखूंगा कि कैसे अब्दुल याकूब परवेज मसीह की जो लाश थी वो गुजरांवाले का था। अब्दुल रशीद आजिज फैसलाबाद के थे, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिहा करवाना चाहते थे अपने आप को जी। नजर आतिश करके कि ऐसी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई कानाफूसी की है, मुझे नहीं पता रोका कि नहीं रोका, ये तो मोहतरमा और अल्लाह ताला जाने। बिल्कुल। सर, आपने एक किताब में लिखा है कि जो तुर्क लोग हैं, वो अपने हीरोज़ को याद रखते हैं, उन पे फ़ख्र करते हैं। लेकिन पाक इसके अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे ही हीरोज़ को दफ़न करते हैं। इन्होंने ठेका ले रखा है कत्ल, दफ़न करने का, और उसके बाद औरों के जो भी हीरोज़ होते हैं ना, उन पे भी तानाकशी करने का ठेका ले रखा है। हर तारीख़ को मिस्मार करने की ये आदत क्यों है और किस वजह कैसे ख़त्म होगी? देखें, अब ये जो तुर्कों की रवायत है, तुर्की में सबसे मकबूल हीरो उनका अतातुर्क है, जो जी, बिल्कुल। पाकिस्तान में कोई नहीं बताता, सारे तुर्की तुर्की लगे हैं। ये जो तुर्की है ये सल्जूकों का तुर्की नहीं है अब, ये उस्मानियों का भी नहीं, वो तो खत्म हो गए। ये अब हम कहेंगे पाकिस्तान बाबर का है नहीं, ये कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है। ठीक है। तो और 100% लिटरेसी रेट है। हम लोग पता नहीं क्या क्या ताने देते हैं अतातुर्क पर। अगर ये तुर्की में कहें तो ये सारे गिरफ्तार हो जाए पाकिस्तानी, मैं आपको बताऊं। वो उसको बाप कहते हैं, कायद नहीं कहते, कायद आजम भी नहीं कहते, बाप उन्होंने नाम रखा हुआ है, तुर्कों का बाप यानी अतातुर्क। तो ये एक जिंदा कौमों की निशानी होती है अपने हीरोज रखना। हमारे भी हीरोज हैं, हम अब लोगों के हीरो नहीं, ड्रामों के हीरोज को हीरो मानते हैं। अब ये आलतिन जो आया है डेफ़िनेटली। पाकिस्तान में, वो जो अब तो फराडिया ने कुल बुलाया है, जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। वो अंदर हो गया है। तो पता चला, मैंने जब उसके गले में 2.5 किलो सोना देखा उसकी दावत से पहले, मैं समझ गया ये फ्राडी है कोई, वो काशिफ साहब जो है जिसने शेर जी, पाला बिल्कुल। हुआ है। अब उस आलतिन साहब ने तलवार यहाँ पकड़ी तो पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं जी सुबहान अल्लाह, क्या तलवार पकड़ता है। अब वो घोड़े की ट्रेनिंग और तलवार चलाने की ट्रेनिंग काजाकिस्तान गया था। वो ड्रामे की एक्टिंग है, वो एक्टर है, डेफ़िनेटली, वो उसको डेफ़िनेटली। शराबी का भी रोल मिलता है, वो शराबी का रोल, उसको हम अर्तुगरल उसको पेश कर रहे हैं। तो हम असल में माजरत के साथ हम कब्जा ग्रुप हैं, हम लोगों की चीजों पे कब्जा करते हैं। पता चलता है जी महातर बड़ा लायक है तो खबर निकाल लेंगे जी वो पाकिस्तान से महाजर होके गए थे। हालांकि मैंने उनकी किताब छापी थी जब वो पॉपुलर होने से पहले। मेरी पहली किताब थी जमहूरी पब्लिकेशन ने, जिससे पॉपुलर हुआ था जमहूरी पब्लिकेशन, एशिया का जी, मुकदमा। उन्होंने तो कभी नहीं कहा मेरे अजदाद पाकिस्तान से गए हैं। फिर इसी तरह मुझे एक महफिल में बुलाया गया तो पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट ने कहा 2 साल पहले कि अर्दुआन लाहौर में जमे पले हैं। मैं कह कैसी यार, आप हर चीज पे कब्जा करते हैं, जो अपनी चीजें हैं उन पर फखर नहीं करते, क्योंकि हम कौम परस्त नहीं है, हमें अपनी माँ धरती से प्यार नहीं है। हमें अपने पहाड़ों, अपनी नदियों, अपनी सरजमीन, अपने खानों, अपने लोगों, अपने हीरोज, अपने अदीबों, अपने शायरों, अपने इनकलाबियों का पता ही नहीं है। तो इसलिए ये जवाल है और हम भागते हैं। अब लोगों के हीरो नहीं, जो उनके टेलीविजन के ड्रामों के हीरो हैं उनको हीरो बना के हम पेश करते हैं। मौलाना रूम की कब्र पर जाएंगे अब, लेकिन मौलाना रूम की मसनवी नहीं किसी ने पढ़ी। मैं कहता हूँ 2% ही पढ़ ले मौलाना रूम की मसनवी, वो तो मोहब्बत सिखाती है। मौलाना रूम की कब्र पर काका लेने जाते हैं पाकिस्तानी, लेकिन उसकी फिक्र नहीं लेते, काका यानी कि बेटा। तो ये एक जी, अजीब सवाल है। हम तवाहम परस्त हैं असल में, हम चीजों के अंदर ना बुत परस्त हैं, हम चीजों की बुत परस्ती चाहते हैं, तवाहम परस्त हैं। हम फटाफट चाहते हैं कि गेट थ्रू गाइड मिले,
इसी तरह बेटा मिले, इसी तरह फिक्र मिले, इसी तरह तरक्की कर जाए, ऐसे नहीं होता। तो हम एक जवाल याफ्ता समाज के लोग हैं, जहाँ पे लिटरेसी रेट कम हो रहा है, जहाँ पे तालीम का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी, उसका म्यार कुछ नहीं रहा। ना पूछे मेरे से, पाकिस्तान के आप बड़े से बड़े प्रोफेसर को जरा बैठाएं, वो तुर्की पर ऐसे बात करेगा और कख नहीं उसको पता होगा। मैं बड़े बड़ों को देख चुका हूँ, वो पहले आता जी तुर्क को गाली निकालेगा, उसको कुछ एबीसी नहीं पता क्रोनोलॉजिकली। वो ड्रामा देखा होगा, व्हाट्सएप का क्लिप देखा होगा, ये यहूदी मिल रहा है उस्मान सुल्तानी उस्मान को, क्योंकि उसका मुतालिया महदूद है, उसने व्हाट्सएप से अपना मुतालिया किया है। अभी सुल्तानी उस्मानों के जमाने में तो जमीन बेची उस्मानियों ने यहूदियों को, तो जब फलस्तीन पर कब्जा किया। ये तो अब हम इल्म से दूर हो गए हैं। जो कौमें इल्म से दूर हो जाएं, जो कौमें फिक्र से दूर हो जाएं, वो अपने पर फख्र नहीं करती। मुझे अपने खानों में बड़ी लज्जत है, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैंने 100 ममालिक दुनिया के घूमे। मैं अभी बात कर रहा था दफ्तर में, 3 दानिशर मिलने आए थे कि हम गरीब हैं, हम पसमानदा हैं। अगर हमारी कौम तुर्की जैसे, लबनान जैसे, अमेरिका जैसे तरक्की कर जाए, तो हमारे रेस्टोरेंट पे जब खाना लगा होगा, और पाकिस्तान में हजारों खाने हैं, सराइकी लोग यहाँ बसते हैं, पंजाबी हैं, बिलती हैं, बलोची हैं, पश्तून बिल्कुल हैं, डेफिनेटली। हजारों खाने हैं हमारी। इतनी वैरायटी दुनिया में नहीं है, हमें फख्र ही नहीं है। हम कहते हैं शवारमा खाना है, अच्छा शवारमा भी फजूल सा है, क्योंकि हम अपनी चीज पर फख्र नहीं करते। ये एक जवाल है। मैं नहीं कहता, मैं तो इंटरनेशनलिस्ट हूँ, मैं दुनिया को एक मानता हूँ। ये रियासतों के बॉर्डर मसनूई है। इस्लाम भी बिल्कुल कायनाती दीन है, उसमें बॉर्डर का कोई तस्वर नहीं है। इवन इस्लाम में रियासत का तस्वर नहीं है, आपको पता है। इस्लाम समाज का तस्वर देता है, रियासत का तस्वर नहीं देता। तो मैं तो पूरी जी दुनिया को अपनी दुनिया मानता हूँ। लेकिन वो दुनिया जहां मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे वाले साहब की जहां कब्र है, जहां पर मैंने मरना है, जहां अल्लाह करे यहाँ मेरी कब्र हो और किसी धरती में ना हो, मुझे इस पर फख्र है। जिसके सबब मैं यहाँ आज बैठा हूँ, जिसने मुझे पाला पोसा, इसका निजाम गलत है। ये जमीन और लोग गलत नहीं है, इसका निजाम गलत है। इसके निजाम के हम नकाद हैं। तो जब निजाम बदलेगा तो ये कौम इतनी बड़ी कौम है, मैं आपको बताऊं, इतनी, ये हम तुर्क शुर्क लिए फिरते हैं और अरब लिए फिरते हैं और ईरानी, हमसे बड़ा मेहमान नवाज कोई नहीं है। मैं एक सयाह हूं और बहुत मुताले के बाद से, हमसे बड़ा दिल नहीं है, हमसे बड़ा बहुत दिल अच्छा। नहीं है अपने मेहमान के लिए। ये बहुत बड़े दिल की बात होती है। जो वसीम कलब लोग होते हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं। हमारा मसला क्या है? जहालत है और गुर्बत है। जी बिल्कुल सर, इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कोई ऐसा? तालीम लाजमी, ठीक है। 100%, ठीक और है। क्वालिटी की तालीम। फिर देखें ये समाज खुद बदलेगा। मेरा तो नारा है जमहूरी खल्क पाकिस्तान, हमने एक फोरम बनाया हुआ है, बेजमीन को जमीन दे दो, बेतालीम को तालीम दे दो, फिर ये खुद ही बदल देंगे पाकिस्तान। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी बिल्कुल, मुझे आपके इदारे का और आपकी वो जमहूरी पब्लिकेशन का और सारी एक्टिविटीज़ का आइडिया है। मैं उनको थ्रू देखता रहता हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, 1997 में अक़वाम मुत्तहिदा में कि 50वें सालगिरह पर आपको लीडरशिप के तौर पे, लीडरशिप के मौके पे प्रोग्राम के तहत आपको मदऊ किया गया। तकरीब में इसराइली वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए जो है ना, सब ने अपना नुक्ता नज़र वहाँ पे बयान किया था। चंद ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी जो है ना उसकी दाद दी। शमून पीरज़ादा ने जवाबन कुछ कहा था, वो क्या कहा था? शमून पेरेज उनका नाम था। वो इसराइल का वजीर आजम था और जी उसने ओस्लो अकॉर्ड किया था यासर फाद के साथ, और उसको नोबेल अवार्ड भी मिला था यासर फाद को और उसको मिस्र का। असल में वहां पे उन्होंने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बाएं बाजू का आदमी हूँ, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा तो मेरे घर का आधा हिस्सा लाइब्रेरी है, किताबें हैं, बहुत पढ़ने लिखने वाला लायक आदमी था वो। और बहुत अच्छे। यहूदी, उसने कहा कि मेरी किसी उस किताब में कोई ऐसा अंदाजा नहीं था कि सोशलिज्म टूट जाएगा। तो दूसरा उन्होंने एक बात कही थी कि हमने अपना आइन बदल दिया, पीएलओ को यानी फलस्तीनियों को हमने अपनी जगह दे दी। तो मैंने खड़े होकर, चूंकि मेरी इजाजत थी एक कमेंट करने की या सवाल करने की, तो मैंने कहा यू जी प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर ज़ायनिस्ट, यानी सहूनी। यहूदी और सहूनी में फर्क है कि आपने कब्जा किया फलस्तीनियों की जमीन पर और आप कहते हैं हमने दे दी। जमीन तो उनकी है, आपके तो, आप तो खुद यूक्रेन और रशिया और यूरोप से आए हुए सारे यहूदी हैं। जमीन उनकी है। जो फलस्तीन में बसते हैं वो मुसलमान भी हैं, वो ईसाई भी हैं।
फलस्तीन में बसने वाले। तो एक मैंने ये बात की कि आपने साबित किया कि यू आर इन्वेडर्स, आपने इन्वेड किया हुआ है और कैप्चर किया है। जी दूसरा मैंने कहा, आपने कहा आग लगा दूं, मैंने कहा ये भी एक बारबेरियन अप्रोच है। किताबों को कभी आग भी लगाई जा सकती है, इल्हामी किताबें तो नहीं है। सियासत और तारीख की अगर आपने वो पेशगोइयां पढ़नी थी तो किसी रूहानी बंदे से पूछना था। लिहाजा मेरी जो क्रिटिसिज्म था उनका एज ए उनके जायनिस्ट करदार पर, वो बड़े सीख पावर और जी इंटेलिजेंस बहुत वो साथ लाए थे तल अबीब से, उनकी इसराइली इंटेलिजेंस आई हुई थी। तो उसके मेरे इर्द गिर्द वो मुतहरक होगी जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब लोग दर लोग में किया हुआ है तफसील जी से। जी बिल्कुल। सर आपने लोग दर लोग में प्रिंस हसन बिन तलाल, जो उर्दन में शाह हुसैन के बाद बादशाह जिन्होंने बनना था, तो वो क्यों ना बने, जरा हमारे नाजरीन को बताइए। हाँ, वो वाकया ये कि वो उन्होंने हमारे 2-3 दफा मुख्तलिफ सेशंस में उन्होंने तकरीर की, एक शायद जी लंच या डिनर भी दिया हम जी पार्टिसिपेंट के सॉरी, ऑनर्स में। उसमें उन्होंने तकरीर की थी और आपने उसके बाद हाँ कहा था कि ये नहीं बन सकता, तो क्या वजह थी हाँ उनकी हाँ। तकरीर में। और वो रॉयल प्रिंस थे, यानी कि उन्होंने बादशाह बनना था, कई दहाइयों से इंतजार कर रहे थे। और उनकी बीवी पाकिस्तानी है, कम लोगों को भी याद है, पुराने लोगों को याद है, कराची की रहने वाली है। तो जी वो उन्होंने जब तकरीर की, वो इतनी इल्मी तकरीर थी। उन्होंने क्रिटिसिज्म किया बहुत ही कोटेड अंदाज में वेस्ट पर, और अपनी तहजीब पर फख्र किया अरब होने पर। और उन्होंने वायलेंस के खिलाफ, ये मैं 9/11 से पहले की बात कर रहा हूँ, ये 98 की बात है, हाँ, कि 97 में 98 मुझे मिक्स हो जाता है। तो उन्होंने जो तनकीद थी बहुत डिप्लोमेटिक बड़ी इल्मी अंदाज में की। तो मेरे साथ अमेरिकी और कैनेडियन पार्टिसिपेंट बैठे हुए थे। उनकी तकरीर के बाद मैंने कहा कि ये जो रॉयल प्रिंस हैं, ये जॉर्डन के बादशाह नहीं बन पाएंगे। तो मेरे दोस्तों ने पूछा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि इल्म रखते हैं। तो वही हुआ कि कुछ अरसे बाद, उन्हीं दिनों 1-2 साल के अंदर उनको कैंसर हुआ। किंग हुसैन को, जो उर्दन के बादशाह थे, उनके बड़े भाई, उनको कैंसर हुआ। वो कैंसर की हालत में वापस आए तो उन्होंने उस ब्रिटिश बीवी के बतन से पैदा होने वाले बेटे को अपना रॉयल प्रिंस नामजद कर दिया। क्यों? कि मुझे पता था कि इल्म वाला आदमी पावर के स्ट्रक्चर में नहीं पहुंच सकता। और ऐसे सेंसिटिव मुल्क जॉर्डन, जो इसराइल के लिए कॉरिडोर है असल में मिडल ईस्ट का, आज भी जितनी जी तजारत और आमदोरफ्त होती है वो जॉर्डन के रास्ते होती है। तो ये एक रीजन थी जिसकी तफसील किताब में, इसकी भी तफसील किताब में है। जी बिल्कुल। सर आपने 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 अपनी किताब में लिखा है कि हमारे अक्सर जो सियासतदान हैं वो गैर मुल्की सफ़ीरों से जो आते हैं लोग मिलने के लिए, तो उनसे गुलामाना तौर पे गुफ्तगू करते हैं। वो दुनिया में कहीं, मतलब आपने ऐसी चीज़ नहीं देखी, वजह क्या है? सिर्फ हम ना पाकिस्तान में ही गुलामाना तौर पर क्यों मिलते हैं? ये हम हमारे अंदर कॉलोनियलिज्म है। हम नौबाती, हम अंग्रेज राज के पिसे हुए हैं और अभी तक गुलामी की फिक्र है हमारे अंदर। देखिए, मैं तुर्कों ठीक का है। दोस्त बनना चाहता हूँ माजरत के साथ। पाकिस्तानी कौम तुर्कों के गुलाम बनने पर तुली हुई है, एक तबका। मैं चीन ठीक का है। दोस्त बनना चाहता हूँ। पाकिस्तान में एक तबका चीन की गुलामी चाहता है। इसी तरह इन्होंने अमेरिका की गुलामी की है। जो आज बड़े अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं ना, ये दहशतगर्द भी, ये सब अमेरिका के साथी थे 90 की दहाई तक। तो मैं दोस्ती पर यकीन रखता हूं, क्योंकि मैं कॉलोनियलिज्म पर यकीन नहीं रखता। मैं अपनी आजादी पर यकीन रखता हूं, अपने पंजाबी, पाकिस्तानी, बलोची, सिंधी, पश्तून, ब्रावी, सराइकी होने पर यकीन रखता हूं। हमारे लोग गुलामी पर यकीन रखते हैं। हमारे खून के अंदर एक फ्रांस का एक दानश्वर है, फ्रांस फैनन, उसने ये जी पूरी किताब लिखी। हमारे खून के अंदर नौबादियाती है, गुलामी आ गई है कि हम गुलाम बनकर मिलते हैं। हम बिल्कुल उसको ऐसे मिलते हैं रियासती सतह पे, हुकूमती सतह पे, जाती सतह। मैंने बहुत कम पाकिस्तानियों को देखा है जिनके अंदर खुदी हो, जो अपने खुद को, अपने होने पर फख्र करें आजिजाना अंदाज में। मैं एरोगेंट आदमी नहीं हूं, मैं बड़ा हम्बल आदमी हूं। हम अल्लामा इकबाल के शेरों का तो बड़ा जिक्र करते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन उस पर अमल नहीं करते। वो तो अपने आप को कहता है अपना जहान पैदा कर। हम दूसरों, हमने चीन की तरक्की को अपनी तरक्की समझ लिया, हमने तुर्की की तरक्की को अपनी तरक्की समझ लिया। ये वो गुलामी है। चीन की तरक्की, अभी वो चीन हमें क्या देगा?
तुर्की हमें क्या देगा, वही देगा जो उसकी जरूरत है। तो ये एक पूरी कलोनियल डेफिनेटली। अप्रोच है, ये वो अप्रोच है जो हमारे खून में रच बस गई है। हम दोस्तियां करें, रूस से करें, अमेरिका से करें, चीन से करें, तुर्की से करें, ईरान से करें, टेक्नोलॉजी लाएं, इल्मी तजारत करें, इल्मी मुआहदात करें, लेकिन हम गुलामी पर चल पड़ते हैं। हम ड्रामों में भी उनके गुलाम बन गए हैं। एक वक्त वो था कि उनकी फिल्में यहाँ बनती थी आके, उनकी हीरोइन यहाँ आके हीरोइन आती थी, हमारे जी बिल्कुल, सैयद आपने लोग तो बताया लोग कि में जिक्र उसको किया हुआ है उनका। नाजा सबांची को, नाजा जो है, जी बिल्कुल। तो जी बिल्कुल नाजा सांची। तो ये बात है, मैं कॉलोनियलिज्म के खिलाफ हूं, मैं अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ हूं, मैं बरतानिया के साम्राज्य के खिलाफ था, और इस किस्म की साम्राज्य अप्रोच के खिलाफ। जी। सर, आपने जो अभी जिक्र किया है वो नाज़ा सांची का आपका किताब में भी जिक्र है, तो वो पाकिस्तान एज ए हीरो बनने के लिए आई थी? हाँ जी, वो वहां पर एक मॉडल थी, टीवी एक्ट्रेस थी, जी। जैसे आलते ना इससे बड़ी एक्ट्रेस थी वैसे। हाँ, वहाँ अच्छा। वो इससे बड़ी एक्ट्रेस थी। तो पाकिस्तान ने उनको मुतारफ कराया था हीरोइन नाजा सांची को। वो आज भी फख्र करती है। उनकी फिल्म आप देखें, 2-3 फिल्में यहाँ उन्होंने की, और वो बड़ी मशहूर फिल्में थी 80s की। ये पाकिस्तान था। मैं नहीं कहता कि हम बहुत तरक्की याफ्ता थे, लेकिन आगे बढ़ रहा था वो। आगे बढ़ना बहुत स्पीड से पीछे चला गया। आज वो आलतन जो उसका हीरो है, उसको हम तुगरल के तौर पे पेश करते हैं। वो 18 करोड़ रुपए लेके चला गया पाकिस्तान से मुआहदा करके एक क्रिमिनल आदमी से। तो वो तो कारोबार है ना, उसका हीरो है, वो ठीक करता है। डेफिनेट तो हमने डेफिनेटली उसको वो अपना एक्टर है। बिल्कुल निजात दहिंदा समझ लिया कि 700 साल पुराना शख्स है ये एक तलवार चला रहा है और इस्लाम की खिदमत कर रहा है। हालांकि तुर्क तारीख में शायद वो था ही नहीं कैरेक्टर, ये भी मैं बता दूं। मजार भी बिल्कुल उसके बारे में 99% आया कि वो मजार भी कमर्शियल, चूंकि तुर्की एक टूरिस्ट मुल्क है, वहां की 36 अरब डॉलर टूरिज्म पर है। अब वहां पर ज्यादा पाकिस्तान नहीं जाते हैं, तुगरल की कब्र पर कोई नहीं और जाता। बल्कि मुझे भी एक वफद का पता चला, 250 लोगों को उन्होंने वीजा अप्लाई किया, तजारती लोगों जी ने। तो 250 में से 100 का रिजेक्ट हुआ, 150 को वीजा मिला। तो उस वीजे के वफ्त ग्रुप में एक शख्स ने मुझे फोन किया कि सर हम क्या हो गए हैं, हजरत अयूब अंसारी की कब्र पे प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा नहीं, हम साहबी रसूल पर क्या जाना है, हम तुगरल की कब्र पे जाएंगे। ये हुआ है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, खुदा को हाजिर नाजर जान के। क्या है हमारा इस्लाम? हम शिरक कर रहे हैं, हम तो हम परस्ती, बुत परस्ती कर रहे हैं। अगर वो हीरो भी था तो ठीक है, हाँ जाना चाहिए, मैं ये भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम पूछने की हद तक उसको जिंदा करैक्टर के तौर पे ले आए हैं। 850 साल बाद पाकिस्तानियों को पता चला है, पिछले साल तक पता भी नहीं था अर्तुगरल का। अव्वल तो उसका नाम ही ना अर्तुगरल नहीं है, उसका नाम अर्तुगरल है। अर्तुगरल शुगरल कोई नाम नहीं है, हमने बनाया हुआ नाम। ये हमारे वो जो ड्रामा के जिसने तर्जमा जिस किया ना, डब किया, ड्रामा उसने जिसकी बेस पे अर्तुगरल है। कर दिया, वो जी अर्तुगरल है। बिल्कुल। और 13-14 अर्तुगरल हुए वहां पर, एक नहीं हुआ, जो बड़े अर्तुगरल थे, जिनका नाम जी जैसे लोग बादशाहों का नाम अपने फिर पोते का नाम भी वही रखते हैं। तो हम जी गुलामाना सोच के लोग हैं। बहुत अच्छी सर। सर, उस्मान सुल्तान मुराद पंजुम की जो नवासी थी, कनीज़े मुराद ने लिबनान की खाना जंगी और फिर इनकलाब ईरान के दौरान अपनी सहाफत के खूब जोर दिखाए। बाद में उन्होंने सेंसरशिप की वजह बनाते हुए खैराबाद कहा, और अदब की दुनिया में जो है ना अपने आप अपना लूहा मनवाया, अपने आप को आजमाया। सेंसरशिप करने की हरकत को कैसे आप देखते हैं? देखें, वो जो कनीजे मुराद है वो ऑटोमन खानदान की लेगेसी है। मेरी दोस्त हैं, इसी कमरे में आई थी वो तशरीफ लेके, मुझे बहुत मिलने अच्छे। आई, इसी कमरे में जहां आज मैं आपसे बोल रहा हूँ, लाहौर में। जी मुझे अल्लाह जी। ताला ने ये इज्जत बख्शी है कि मेरे दर पर, मैं एक दरवेश सादा आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, सेल्फ मेड। तो वो एक बहुत प्रोग्रेसिव अच्छे। थॉट की खातून है। वो फ्रांस में जमी पली हैं। तो वो जर्नलिस्ट थी और बड़ी दबंग जर्नलिस्ट थी। तो जब उनके जर्नलिज्म पर कदगन चुके, जब लबनान में वो कर रही थी कवरेज, तो जो बड़ी ताकतें थी उनकी कवरेज से डरती थी कि वो सच लिखती थी। तो उन्होंने फिर किताबें लिखने की तरफ, नावल लिखने की तरफ, जो रियल बेस्ड स्टोरीज हैं वो लिखी हैं, और बड़ी मशहूर किताबें हैं उनकी। तो वो सेंसर की जो मजबूरियां थी, उन्होंने उसको अपने लिए रुकावट नहीं समझा, तो अपने कलम का रास्ता बदल लिया। आवाज नहीं आ रही।
सर आपने अपनी किताब लोग दर लोग में लिखा है कि पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आई, क्योंकि और उसके बाद ये तब्दीली कैसे आएगी, क्यों नहीं आई? पाकिस्तान में तब्दीली इमरान खान साहब नहीं थे ला सकते। मैंने पहले भी कह दिया था, उनके आने से पहले लिखा था। मेरी अभी एक किताब आई है, इमरान खान के बिखरते ख्वाब, और मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कोई तब्दीली ले आए। इमरान खान तब्दीली ले आए, जरदारी ले आए, जी, मरीम ले आए, हमजा ले आए, कोई खादिम हुसैन रिजवी मरहूम ले आते, कोई ले आए। तब्दीली क्या है कि 100% लिटरेसी हो जाए, गुर्बत खत्म हो जाए, टेक्नोलॉजी आम हो जाए, साइंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, और पाकिस्तान का किसान अपलिफ्ट हो जाए, देहात खुशहाल हो जाए। पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क, हम हसरत से तुर्की की सड़कों को ना देखें या मलेशिया की सड़कों को, हम उससे ज्यादा मेहनत करने वाली कौम है। तो ये तब्दीली क्यों जी, नहीं आती? इसकी वजह सियासी जमातों का ढांचा है। ये ढांचा कभी भी तब्दीली नहीं लाएगा। ये 4 जमातें, 5 जमातें, जितनी भी जमातें हैं, ये इमरान खान की जमात हो या पीडीएम की, ये तब्दीली की जमातें नहीं है। ये नारे की हद तक तब्दीली है। ये तब्दीली का नारा लगाएं या ये जमहूरियत का नारा लगाएं, उसके वतन से नए बच्चों की लीडरशिप का जन्म होता है। इनके यहाँ बच्चे नहीं पैदा होते, मैं कहता हूँ इनके घरों में लीडर पैदा होते हैं, यानी कि ये अपने बच्चों को लीडर बनाते हैं, जो जमते साथ ही पैदा लीडर हो जाते हैं, यानी पैदा होते साथ चले, ही। तो जी, पाकिस्तान में वो सियासी जमातें नहीं है जो समाज को बदल सकें। और वो सियासी जमात कैसे होगी, उस पर किसी दिन आपके साथ लदा बात करूंगा। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर बाबा सोशलिज़्म जब अमेरिका का सफ़ीर मिलने आया, तो उन्होंने मतलब शेख रशीद साहब ने इनकार किया, क्यों इनकार किया, वजह क्या थी? हाँ, बाबा सोशलिज्म शेख मोहम्मद रशीद, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के सीनियर वाइस चेयरमैन थे, और वो बालहाज ओहदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, सीनियर मिनिस्टर थे फेडरल गवर्नमेंट में, और गरीब आदमी थे, किसान थे। जब अमेरिकी सफीर उनके घर मिलने आया तो वो अंदर चले गए। वो मिलना नहीं थे चाहते, पहले इनकार कर रहे थे प्रोटोकॉल को, उनके लोगों ने राब्ता किया, उनका मैं नहीं मिलना चाहता। तो वो जी, बरामदे में बैठ गया। तो उन्होंने कहा वो तो आ गए हैं, तो उन्होंने कहा उनको कह दें कि मैं नहीं हूं। उन्होंने कहा हम कह देते हैं वो घर पे नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको कह दें मैं मिलना नहीं चाहता। वो दो चीजों पर नहीं थे डेफ़िनेटली, मिलना चाहते, कि एक अमेरिकी साम्राज्य ने पूरी दुनिया में, वियतनाम में, हर जगह उसने जुल्म बर्बरियत की है अमेरिकियों ने, और पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड में जितनी फौजी आमरीयतें हैं वो अमेरिका की पैदा करता है। तीसरी, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी अमेरिका ने दिलवाई। चौथी बात, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के तरक्की पसंद और जमहूरी अवामी जदोजहद का कातिल है, और आइन का कातिल है अमेरिका। तो उनको कह दें कि मैं इस बुनियाद पर नहीं मिलना चाहता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और इसके साथ मैं आपने सेशन हमने जल्दी में स्टार्ट किया, बहुत ही जल्दी में। सो सेशन के स्टार्ट में मैंने वो रखा हुआ था कि मैं आपको बताता कि, क्योंकि जब आपका वो कॉलम मैंने पढ़ा था, जो आपने तुर्की के वज़ीर आज़म बुलंद एडवे साहब को सुनाया था उधर बैठ के, तो उसके बाद मेरे दिल में तहरीक आई कि सर के साथ मिला जाए या राब्ता किया जाए या उनके साथ कोई सेशन किया जाए। तो मैंने आपको मतलब कि उसी दौरान ये मैं एक मोटिवेशन टाइप स्टोरी आपको बता रहा हूँ, जो रियल में यकीन माने हमारे व्यूअर्स के लिए कारआमद साबित होगी, मैं ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सर मैंने बहुत कोशिश की, ग़ालिबन आपको मैसेज किया, आपने फिर नंबर डिलीवर किया, उसके बाद आपसे आपने कहा था मेरे मेरे साथ बुध वाले दिन बात कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर सका। सो इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मैंने, एक हमारे डायरेक्टर साहब है, मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता, लेकिन पर्सनल में आपको बताऊँगा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैंने कहा कैसे सर? कहते हैं कि आप छोटे लोगों को पकड़ें, आप अभी आपकी करियर का स्टार्ट है, आप अभी शुरू शुरू कर रहे हैं, तो आप क्यों इतने-इतने ये एक्साइटेड हो रहे हैं? और मैंने कहा मुझे तजस्सुस है कि उन लोगों ने ऐसा किया तो क्यों किया? मैं उस क्यों के सवाल जानने के चक्कर में हूँ। तो उन्होंने बारहा मुझे रोका, लेकिन मैंने दोस्तों से राब्ता किया, उसके बाद आपकी बुक्स मिली, बुक्स पढ़ी, क्योंकि मुझे इतना बताया गया था कि सर सवाल वही करते हैं जो अमूमी तौर पे आपने मुझसे किया कि बेटा क्या पूछोगे? वही कैसे कॉलम लिखते हो? क्यों लिखते हो? कहाँ पे पैदा हुए हो? क्या खाते हो? क्या पीते हो? तो डेफ़िनेटली जैसे लोगों ने बताया था मैंने वैसा ही आपको पाया, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पहले से आपकी थोड़ी-सी ज़िंदगी का एक थोड़ा-सा हिस्सा मैंने वो बुक्स में से पढ़ा हुआ था, सर्च किया हुआ था, सो मुझे मौका मिला। इसी तरह नाज़रीन आप भी अगर सच्ची लगन और जज़्बे के साथ कोई काम करना चाहते हैं,
तो ईमानदारी के साथ, यकीन माने कोई भी बंदा, मैंने ये देखा है कि लोग कहते हैं कि फलां बंदा, फलां बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, फलां बड़ा लॉयर है, फलां बड़ा जो है ना पॉलिटिशियन है, वो हमें टाइम नहीं देता इंटरव्यू के लिए। लेकिन बाखुदा अल्लाह जानता है, मैं मौत जैसी सवारी पे बैठा हूँ, मैंने आज तक जिस बंदे को भी अप्रोच किया, दिल में ठान ली, अल्लाह पाक ने उस तक रसाई दिलवा दी। सिर्फ किस वजह से? नेक नीति और सच की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेहनत की वजह से। क्योंकि मैं जब भी कोई अगला सवाल कर, जैसे सर ने मुझसे सवाल किया कि बेटा क्या पूछोगे, मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने कहा सर, मैं जो कुछ भी पूछना चाहता हूँ मैंने राइट डाउन किया हुआ है, अगर आप उसे देख लें मैं आपको भेज देता हूँ, वो आप देखें, आपको अगर लगे तो मैं आपको दोबारा फोन करूंगा, अदरवाइज मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा, इन्हीं अल्फाज में कहा। लेकिन उसके 5 मिनट के बाद सर की जो है ना वॉइस आ गई, बेटा ठीक है, और बड़ी मुस्कुराते हुए, जो मेरे लिए खुशी का बायस थी और हिम्मत का बायस थी। तो नाजरीन, हमारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी काम करें, नीयत नीयत नेक हो, मंजिलें आसान होती हैं। और सर आपके व्यूअर्स, आपको आसिफ जान है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। फरुख सुहेल साहब, लव यू एंड रेस्पेक्ट फॉर सिंध, फ्रॉम सिंध, सॉरी, सिंध से हैं जी आसिफ खान, आसिफ जान। तो नाजरीन, हमारे सेशन का वक्त ऊपर हो गया है सर से बात करते हुए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह मैं आपकी बुक पढ़ रहा हूँ, लोग दर लोग। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे जो है ना एक और टॉपिक पे सेशन रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, खुदा हाफिज, बहुत मेहरबानी। जी सेशन एंड हो गया।